वेलकम टू माय चैनल बच्चों। मैं उषा शौगत, व्याख्याता अर्थशास्त्र। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का परिचय, जो कि कक्षा 12 के अर्थशास्त्र की जो बुक से पहला लेसन लिया गया है। अब इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 3। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो पार्ट 3 है ये आपको तभी समझ आएगा जब मेरा जो पिछला वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2, जब ये दोनों वीडियो आप देखोगे तो ही पार्ट 3 आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए नीचे जो वीडियो पे लिंक पे जाके आप इन दोनों वीडियो की लिंक उपलब्ध हो जाएगी। तो आगे चलते हैं हम कि हमारा टॉपिक आज क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक सूक्ष्म है और समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? व्यापक से। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है बच्चों व्यापक, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे? सूक्ष्म। यानी कि इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का। व्यक्तिगत इकाई का इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? समग्र अर्थव्यवस्था का। किसी भी देश की जो समग्र अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन किया जाता है, बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अब जैसे व्यक्तिगत इकाई है बच्चों, इसमें एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, ये सभी होते हैं। और बल्कि इसका जो भाग है समग्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिनका अध्ययन किया जाता है वह है राष्ट्रीय आय, रोजगार का स्तर, बचत, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो आइए बच्चों, हम अब व्यष्टि अर्थशास्त्र और जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें जो अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि व्यष्टि का संबंध है व्यक्तिगत इकाई से है। किससे है? व्यक्तिगत इकाई से। और समष्टि का संबंध किससे है? समग्र से, व्यापक से। समग्र से व्यापक, यानी कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब इन दोनों में जो अंतर दिया गया है बच्चों, वो विभिन्न आधारों में के आधार पर जो अंतर है इनके, वो हम एक तालिका के माध्यम से आपको बताएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कितने अंतर हैं? अनेक आधारों पर अंतर किया जाता है। अब वो आधार हम आपको तालिका में बताएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा जो व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है बच्चों, वो मैंने पहले बताया कि किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो व्यक्तिगत इकाई है, इसमें व्यक्तिगत जो इकाई के आर्थिक अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक अनुभवों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। आर्थिक अनुभव क्या है? जैसे कि एक उपभोक्ता है, एक उपभोक्ता है, व्यक्तिगत इकाई उत्पादक है मान लो। अब ये उत्पादक है, अपना उत्पादन, इसका उद्देश्य क्या रहेगा उत्पादक का बच्चों? उत्पादन अधिकतम करना। किस पर? कि बाजार में जो कीमत दी हुई है उस पर उत्पादन को अधिकतम करना। किसका उद्देश्य होता है? एक उत्पादक का उद्देश्य होता है। तो इसके अंतर्गत जो उसका व्यवहार है, आर्थिक अनुभव है, तो इस आधार पर जो व्यक्तिगत जो आर्थिक अनुभव के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो एक ऐसे जैसे उत्पादक के लिए लिया गया है, ऐसे एक उपभोक्ता के लिए लो। अब उपभोक्ता क्या करेगा बच्चों? जैसे उपभोक्ता अपनी दी हुई आय पर, उसकी आय दी हुई है और जो वस्तु में, जिस वस्तु को वो मार्केट से, बाजार से खरीदना चाहता है, वहाँ से वो उसकी कीमत निश्चित है। अब वो निश्चित कीमत पर उस वस्तु को खरीदेगा और अधिकतम संतुष्टि
प्राप्त करेगा? कौन? उपभोक्ता। और अधिकतम उत्पादन उसी कीमत पर कौन करेगा? उत्पादक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? व्यक्तिगत इकाई, एक सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यापक समग्र स्तर के आधार पर अध्ययन किया जाता है, एक बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, जैसे कि राष्ट्रीय आय है, रोजगार है और बचत का स्तर है, विनियोग का स्तर है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों अब ये जो तालिका है, इस तालिका के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किन आधारों पर अंतर है। इनका अंतर का जो आधार है वो किन आधार पर है, अंतर का आधार है। तो ये जो अंतर के आधार हैं बच्चों, ये 8 इसमें बताए गए हैं। व्यष्टि और समष्टि के जो अंतर के जो आधार हैं, पहला है अध्ययन की इकाई। अब बच्चों ध्यान से समझिए कि अध्ययन की इकाई व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की इकाई और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की इकाई। तो अध्ययन की इकाई को कौन सी है? इसमें व्यक्तिगत है, जो मैंने पहले भी ऊपर बताया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की इकाई क्या है? एक व्यक्तिगत इकाई है, यानी कि एक उपभोक्ता है, एक उत्पादक है, एक फर्म है, ये सब क्या है? एक व्यक्तिगत इकाई है, उसी के आर्थिक अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था, एक देश की जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन किया जाता है, एक व्यापक स्तर पर, एक बड़े स्तर पर, जिसे राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय के अंतर्गत है एक पूरे देश से संबंधित है, रोजगार एक पूरे देश से संबंधित है, इसीलिए जो बचत है पूरे देश से संबंधित है, विनियोग है पूरे देश से संबंधित है। ये सब किसके पार्ट हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के पार्ट हैं और इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अब सेकंड इसका जो अंतर है वो मान्यता के आधार पर है। किस पे? मान्यता के आधार पर। तो व्यष्टि जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो सेकंड अंतर जो दूसरा अंतर है मान्यता के आधार पर। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता वह किसके अंतर्गत? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। वह रोजगार का सरकार का दखल नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता वह रोजगार पर। तो बच्चों जो पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट है और रोजगार पर सरकार का इसमें कोई भी दखल नहीं होता। कीमत जो निर्धारण में इसमें सरकार कोई भी क्या नहीं करती है? इंटरफेयर नहीं करती या फिर कोई भी दखल नहीं करता। ये कीमत है जो फर्म स्वीकारक होती हैं, कीमत खुद डिसाइड करती है कि क्या कीमत होगी। इस प्रकार से इसमें सरकार का कोई भी दखल नहीं होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन के जो साधन हैं उनका वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित होता है। जो उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे उत्पादन के साधन बच्चों कौन कौन से हैं? जैसे श्रम है, भूमि है, पूंजी है, ये सभी उत्पादन के साधन हैं। तो वर्तमान में ये पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है सरकार के द्वारा कि कौन सा उत्पादन और किस उत्पादन में कौन से साधन लगाने हैं, कितना करना है, किसको वितरण करना है, ये सब निर्धारित कर लेती है सरकार पहले ही। तो उत्पादन के साधनों में जैसे आज वर्तमान में उत्पादन किया जाएगा तो वो जो साधन है उनका पहले से ही निर्धारित कर दिया जाएगा कि किस उत्पादन में कितने साधन लगेंगे, कितना उत्पादन किया जाएगा, ये सभी पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। किसके अंतर्गत? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब तीसरा जो अंतर है अध्ययन का उद्देश्य के आधार पर अंतर। अध्ययन का उद्देश्य के आधार पर अंतर। संसाधन के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांत के लिए किसके अंतर्गत? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए कि साधनों का जो अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांत पर जोर दिया गया है। संसाधन है जो भी है, उत्पादन के जो संसाधन हैं उन पर अधिकतम वितरण मतलब कि उनका उत्पादन के लिए बंटवारा के लिए संबंधित सिद्धांत है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादकता का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांत के लिए। तो इसके अंतर्गत जैसे उत्पादकता का विस्तार समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो उसका अध्ययन का जो उद्देश्य है, किस आधार पर अध्ययन किया जाता है, वो है उत्पादकता का विस्तार करना। यानी कि उत्पादन को किस तरह से बढ़ाना है,
कि एक दी हुई कीमत पर ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, उत्पादकता का किस तरह से विस्तार किया जा सकता है, पूर्ण रोजगार किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, इन सब से इसका अध्ययन का उद्देश्य यही है कि ये सब कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उत्पादन को किस तरह बढ़ाया जाएगा, पूर्ण रोजगार की स्थिति किस तरह प्राप्त की जाएगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब चौथा जो बच्चों अंतर है विश्लेषण के उपकरण। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो विश्लेषण के जो उपकरण हैं वो कीमत उपकरण, जैसे कि कीमत उपकरण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र को दूसरे किस नाम से जाना गया है, कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना गया है। वो पहली वीडियो में जब आप देखोगे तो पता चलेगा बच्चों, उसमें मैंने बताया हुआ है उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र के अंतर्गत उसको कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को राष्ट्रीय आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार जो विश्लेषण का जो इसका उपकरण है वो कीमत के उपकरण है, किसके अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो कीमत का उपकरण यानी कि इसमें जो भी व्यक्तिगत इकाई है, जैसे उपभोक्ता है, एक उपभोक्ता है, एक उत्पादक है, वो सब किस चीज़ को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है, वस्तु की कीमत को। क्योंकि एक जब उपभोक्ता वस्तु खरीदेगा मार्केट से तो उपभोक्ता के पास उसकी जितनी इनकम है, जितनी आय है, दी हुई आय को ध्यान में रखते हुए और उस वस्तु की कीमत बाजार में क्या है, निश्चित कीमत क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो विश्लेषण का उपकरण है वो कीमत, क्योंकि ये कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर राष्ट्रीय आय का स्तर का उपकरण है। तो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जो आय के स्तर के उपकरण की समष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है, दूसरे नाम से सामान्य आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से। तो इसके अंतर्गत उस चीज़ को ध्यान में रखकर कि जो भी सामान्य आय एवं रोजगार का जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का स्तर है उसको। अब अगला है अध्ययन की स्थिति। तो अध्ययन की जो स्थिति है व्यक्तिगत इकाई का, जब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का जब वह संतुलन की स्थिति में हो तो अब अध्ययन किया जाता है। अब दोनों में अध्ययन किस तरह से किया जाता है ये बताया गया है कि अध्ययन की जो स्थिति है तो व्यष्टिगत जो अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का जब वह संतुलन की स्थिति में हो, जब वह संतुलन की स्थिति में हो तब अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत इकाई। और व्यक्तिगत इकाई यानी कि एक उपभोक्ता एक उत्पादक, ये व्यक्तिगत इकाई है। और संतुलन की स्थिति में कब होगा एक उत्पादक, जब वो दी हुई कीमत पर वस्तु का अधिकतम उत्पादन करता है और उपभोक्ता दी हुई आय पर और दी हुई निश्चित कीमत पर वस्तु को खरीद के अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो व्यक्तिगत इकाई जब संतुलन की स्थिति में होगा, इसका मतलब उपभोक्ता जो वस्तु खरीद रहा है अपनी आय के अनुसार, दी हुई आय के अनुसार, और वहाँ क्या किया गया है, वस्तु की कीमत भी दी हुई है, तो इस आधार पर वो खरीद के अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। तो वो संतुलन बिंदु होगा, वो क्या होगा, संतुलन बिंदु होगा, जहाँ पर वो संतुष्टि प्राप्त करता है उस कीमत पर खरीद के। इसी तरह उत्पादक है, उस कीमत पर, जिस कीमत पर बाजार में जो निश्चित कीमत दी गई है उस कीमत पर वो अधिकतम उत्पादन करके अधिकतम संतुष्ट है, अधिकतम उत्पादन करके क्या करना चाहता है, अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, तो वो संतुलन बिंदु है। तो व्यक्तिगत इकाइयों का जब संतुलन की स्थिति में हो तब अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत इकाई। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में हो तब अध्ययन किया जाता है, यानी कि जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में हो। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक बड़े स्तर पर और व्यापक स्तर पर अध्ययन किया जाता है, बड़े स्तर पर समग्र स्तर पर अध्ययन किया जाता है। एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है कि जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में हो, यानी कि पहले संतुलन से पहले कौन सी स्थिति आती है, असंतुलन की स्थिति। तो अब उतार चढ़ाव होता है, तो उस स्थिति में असंतुलन की स्थिति में कि जब कीमत बढ़ी, जैसे एक अब छोटे स्तर पर जैसे एक उपभोक्ता है, अब एक उपभोक्ता एक करके जब उपभोक्ताओं को जोड़ दिया जाएगा, पूरे देश के उपभोक्ताओं को जोड़ दिया जाएगा तो एक बड़ा समूह बनता है। तो वो किस स्तर की बात आ जाती है, समष्टि अर्थशास्त्र की बात आ जाती है उसमें बच्चों। तो इसी तरह से जैसे असंतुलन की स्थिति में होता है, जब ये कि बढ़ रहा है, उतार चढ़ाव की स्थिति में इसमें अध्ययन किया जाता है। संतुलन का जो प्रकार है, अब देखिए संतुलन का प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संतुलन का जो प्रकार कैसा, आंशिक संतुलन, यानी कि एक सूक्ष्म संतुलन, आंशिक संतुलन जो कि एक व्यक्तिगत इकाई में
प्राप्त होता है, व्यक्तिगत इकाई प्राप्त करती है संतुलन स्थिति को, उसमें वो संतुलन का प्रकार है। किसका? व्यष्टि अर्थशास्त्र का। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संतुलन की स्थिति कैसी है? सामान्य संतुलन की स्थिति, सामान्य संतुलन की स्थिति है। परिवर्तन, क्योंकि इसके अंतर्गत है ना बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये संतुलन की स्थिति कैसा है? इसका प्रकार सामान्य संतुलन का। एक परिवर्तन। अब सातवां जो इसका अंतर है वो है परिवर्तन। जैसे व्यष्टि के परिवर्तन, समष्टि की स्थिरता। व्यष्टि में जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो समष्टि की स्थिरता में भी हो सकता है। यानी कि व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत जो इकाई है, जैसे एक उपभोक्ता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे कीमत बढ़ गई, मांग घट गई, कीमत घट गई, मांग बढ़ गई। तो व्यष्टि में जो भी हलचल हो रही है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी असंतुलन की स्थिति है, समष्टि की स्थिरता में भी हो सकता है। जब समष्टि अर्थशास्त्र जब संतुलन की स्थिति में होती है, स्थिर अवस्था में होती है, तो उस स्थिति में व्यष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तन हो सकता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समष्टि अर्थशास्त्र की स्थिरता पर, जब समष्टि अर्थशास्त्र संतुलन की स्थिति में होती है, स्थिरता की स्थिति में होती है, पर व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता कि व्यष्टि में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, तो समष्टि पर कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा। अब लास्ट जो इसका अंतर है विरोधाभास। विरोधाभास, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विरोधाभास किस चीज़ का है? मान लो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है, एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता है। अब एक उपभोक्ता, उसकी इनकम दी हुई है जिस पर वो खर्च, उसमें से बचत भी कर लेगा और वो क्या करेगा, खर्च करके और अधिकतम संतुष्टि भी प्राप्त कर लेगा। अब जो उसने बचत की है उपभोक्ता ने, वो लाभकारी है। एक उपभोक्ता बचत कर लेगा तो लाभकारी है, उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब समष्टि के लिए बचत अलाभकारी है, समष्टि जब अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत जब बचत बड़े स्तर पर हो जाएगी, यानी कि एक एक उपभोक्ता जुड़ के, एक एक उत्पाद ये जुड़ के सब क्या होता है, बड़े स्तर पर जब बचत करने लग जाएंगी, टोटल कुल मिला के क्या हो जाएगी, बचत ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब जब पूरे देश के जो मनी प्रवाह है, जो मुद्रा प्रवाह है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा बचत से। इसीलिए जो एक व्यष्टि जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो बचत है वो कैसी है, अलाभकारी, कि ज़्यादा बचत इसमें सही नहीं है। क्योंकि अगर बचत करेंगे तो मनी प्रवाह रुकेगा, और मनी प्रवाह रुकेगा तो उत्पादन और इस पर देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। अब बच्चों, जैसे कि छोटी छोटी और असंख्य जो व्यक्तिगत इकाई हैं, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक। अब जैसे कोई भी उत्पादन कर रहा है, जैसे एक फर्म उत्पादन कर रही है, किसका, पेन का। एक फर्म उत्पादन करती है पेन का, लेकिन ये पेन जब एक फर्म है, जब सब छोटे छोटे ये फर्में सब मिल जाएंगी तो एक इन सब फर्में मिलकर क्या बन जाएगा, उद्योग। छोटी छोटी फर्में हैं, वो जो छोटी छोटी फर्में मिलकर क्या बन जाती है, उद्योग। तो इसी प्रकार से असंख्य व्यक्तिगत इकाइयों के उपभोग, उत्पादन और श्रमिक जो भी साधन है उत्पादन के, उन सबको जब जोड़ दिया जाएगा, जोड़कर समष्टिगत उपभोग, समष्टिगत उत्पादन वह कुल संसाधनों के स्तर पर ज्ञात होगा। जब ये सब इकाई जुड़ जाएंगी, व्यक्तिगत इकाई जो छोटे छोटे स्तर पर है वो सब कैसे हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो बड़े स्तर पर उपभोग, उत्पादन और कुल संसाधनों के स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि, व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है बच्चों और समष्टि अर्थशास्त्र है, ये दोनों कैसे हुए, एक दूसरे के पूरक। कैसे हुए कि एक एक इकाई को मिलाकर जब एक बड़ा स्तर बन जाता है, बड़ा समूह बन जाता है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र का भाग बन जाता है, और जब व्यक्तिगत इकाई की बात की जाती है तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र की। इस प्रकार से ये व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो आशा करती हूँ कि बच्चों आपको जो ये अंतर है
अभी पढ़ाया गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का, ये समझ आ गया होगा। और ये इसके लिए समझने के लिए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो वीडियो देखना मत भूलिए। और इसके जो क्रम में, इसी क्रम में जो अगला पार्ट आएगा, पार्ट फोर्थ आएगा इसी चैप्टर से, तो उसका भी वो भी हम जल्द से जल्द डाल देंगे। धन्यवाद।